नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए अभी पार्ट सेकंड जो है द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो बाकी का हिस्सा बचा है उसको भी हम अब डिस्कस करते हैं। तो अभी जो नया आर्टिकल है, जो थर्ड आर्टिकल है, तो इसमें बात कर रहे हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के बारे में। तो ऑथर का कहना है कि केयरफुल रहिए। तो ये जो अभी नया गोल्ड रश पड़ा है, ओके, तो अभी ये आने वाले समय में इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अभी ये स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज ना, इनमें यूएस में काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ओके, तो ये होती क्या है, तो इसका क्या पर्पस है, भारत में क्या जो है ये आने वाले समय में किस तरीके से काम कर सकती हैं, तो इस सभी मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर की तरफ से कि अभी हर एक से ना यही बातें सुनने को मिल रही हैं। तो हर कोई जो है वो अभी गीत गा रहा है, विजय के गीत गा रहा है, किसके रिगार्डिंग, जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज है उनके बारे में। और हाल ही में जो उन्होंने यहाँ पर एक काफी बड़े पैमाने पर जो ग्रोथ यूएस मार्केट में देखी है एसपीएसीज ने, तो उनको यहाँ पर देखते हुए हर कोई यहाँ पर जो है विजय के गीत गा रहा है कि ये काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया तरीके से जो है ना कंपनीज को यहाँ पैसा जो है वो रेस कर सकती हैं आईपीओ के बिना भी। ओके, तो वैसे तो ऐसा होता है जैसे अगर आपने इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर वहां पर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, ओके, तो वहां पर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, तो तब आप अगर आपने पैसा उठाना है मार्केट से, तो आईपीओ के थ्रू आप जो है ना इन्वेस्टर से या शेयर होल्डर से पैसा आप जुटा सकते हो और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर सकते हो जिस भी पर्पस के लिए आपने काम करना होगा। ओके, तो ये सब बातें होती हैं जिस सिनेरियो के हिसाब से जो है इकोनॉमी चलती है। ओके, तो अभी यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज नाम का यहाँ पर ये व्हीकल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अमेरिका में। जो है अभी लास्ट टाइम में जो है रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात करें कि अभी समझदारी इसी में है कि हम जो है ना एक बार रियलिटी चेक देखें इनकी परफॉर्मेंसेस में और रिस्क में कि यहाँ पर क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। तो उसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अभी जो ना वो सिग्नल दे रही है कि वो ना अभी जो स्टॉक लिस्टिंग रूल्स है ना, तो उनको थोड़ा सिंपल करने जा रही है, उनको थोड़ा जो है लाइट करने जा रही है, ता जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको अट्रैक्ट कर सके और साथ ही साथ जो एसपीएसीज हैं उनको भी जो है ना अट्रैक्ट कर सके, ता जो कि अपने आप को वो रजिस्टर कर सके, लिस्टेड कर सकें जो स्टॉक एक्सचेंज है लंदन का वहां पर। ओके, तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अभी काम करने जा रही है, अभी सिर्फ इसका अभी सिग्नल दिया है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, जो देखो जब भी पोस्ट ब्रेक्सिट की बात करें ना, पोस्ट ब्रेक्सिट, तो ब्रेक्सिट का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन है ना, तो वो एग्जिट कर गया। तो कहाँ से एग्जिट कर गया? यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया। तो यूरोपियन यूनियन में अभी 27 कंट्रीज है। पहले जो ब्रिटेन था वो भी मेंबर था यूरोपियन यूनियन का, तो टोटल 28 कंट्रीज हुआ करते थे। ओके, तो लेकिन 2020 में जनवरी महीने में ही यहाँ पर इसका पूरा विड्रॉल हो गया ब्रिटेन का। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स है उससे ये अलग हो गया। तो अभी देखो, एक यूरोपियन यूनियन की मार्केट बनी हुई थी, तो यहाँ पर इकट्ठे मार्केट चलती थी 27 मुल्कों की, अब उससे अलग हो गया, तो इसको नुकसान तो काफी हुआ है उसके चलते। तो अभी ये भी चाह रहा है कि नई से नई कंपनी जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो है अट्रैक्ट की जाए। तो इसके चलते अभी जो नॉर्म्स हैं कि जो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से कोई भी नई कंपनी जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, ता जो कि वो अगर रजिस्टर्ड होती है तो पैसा जुटाकर आगे काम कर सके। तो अभी उनको ये थोड़ा लाइट करेंगे रूल्स को। तो इससे क्या होगा, इससे जो कंपनी फाउंडर्स होंगे, मतलब जिनकी भी यहाँ पर कंपनी, जिन्होंने शुरुआत की नई कंपनी की, तो वो जो है ना अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं बिना अपना कंट्रोल गवाए। ओके, तो अपना कंट्रोल जो है ना कंपनी के ऊपर उनका खुद का ही रहेगा, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, इसके चलते। और इसके चलते यहाँ पर जो ना वो एलिजिबल हो जाएगा, उनका स्टॉक एलिजिबल हो जाएगा इंक्लूजन के लिए जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर। तो यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी अलग अलग इंडेक्सेस काम करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एफटीएसई इंडेक्सेस की। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस। तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे भारत में निफ्टी है और सेंसेक्स है। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जो इंडेक्स लगता है वो सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जो इंडेक्स चलता है वो है निफ्टी। ओके, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के भी आगे ना फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर सपोज करो मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 50 कंपनी से रजिस्टर्ड होंगी, तो जो भी निफ्टी 50 का क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग
ओके तो निफ्टी 200 का भी यहाँ पर जो है लिस्ट रहती है, निफ्टी 500 भी रहता है, निफ्टी 100 भी रहता है। तो ये अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जहाँ पर अलग अलग कंपनी जो है अपने आप को रजिस्टर करती हैं। ओके तो स्टॉक एक्सचेंज में, और जो है मार्केट में अपने आप को रेगुलेट करती हैं, अपने शेयर्स बेचती हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं। ओके तो इसी तरीके से लंदन के जो स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर ये FTSE इंडेक्सेस होते हैं, तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई FTSE 100 है, कोई FTSE 200 है। ओके इस तरीके से तो मसला यही है कि यहाँ पर कंपनीज ही अपने आप को लिस्टेड करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है ना हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पर कम से कम जो पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है ना आपकी कंपनी का, वो यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए। आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही होनी चाहिए। ओके तो इस तरीके से अगर आपकी क्राइटेरिया सही रहेगा तभी आप जो है एलिजिबल हो पाओगे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करते हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको काफ़ी फायदा रहता है। तो एक तरीके से ना विश्वास हो जाता है इन्वेस्टर को कि ये कंपनी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है। तो वहां पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना सेबी, तो वो सब चीजें यहाँ पर कंट्रोल करके चलता है। उसको सब पता होता है कि कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है और किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर रही है। ओके तो इस तरीके से ये नॉर्म्स बनाए गए हैं सेबी की तरफ से ही कि पिछले 3 साल का कम से कम बढ़िया रिकॉर्ड चाहिए, प्रॉफिट में कंपनी चल रही होनी चाहिए, तभी जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर पाओगे जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत की वहां पर। ओके तो इस तरीके से आपको एक तरह का ईज मिल जाता है कि पैसा जुटा सकते हैं आप जो है आने वाले समय में, और जितना पैसा आप रेज करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपका बिजनेस और बड़े पैमाने पर फैलेगा। ओके लोगों तक आपकी जो अप्रोच है और बड़े पैमाने तक फैल जाएगी। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे जितने भी SPAC लाइक स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो अगर भारत के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें ना, तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। जो भारतीय कानून है वहां पर, जो भारतीय रूल्स है वहां पर। ओके तो इसी के चलते अगर हम यहाँ पर अगर अलाउ करना चाह रहे हैं किसी भी नॉन ऑपरेटिंग कंपनी को कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर ले अपने आप को, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी जो है ये काम हो पाएगा। नहीं तो अगर ऐसे सीधे हम सोचे कि इस तरीके से अपने आप को कोई भी नॉन ऑपरेटिंग कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दे, तो वो मुमकिन नहीं है। और अगर हम बात करें नॉन ऑपरेटिंग कंपनीज की, तो ये कंपनीज कौन सी होती हैं? तो ये कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर बिजनेस जो ना उसको मैनेज नहीं करता, या फिर किसी भी तरीके के एसेट्स जो होते हैं उनको यहाँ पर मैनेज नहीं करते हैं। ओके तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग यूनिट रहते हैं जो कि पैसा कलेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्टीज को। ओके तो नॉन ऑपरेटिंग कंपनी बिल्कुल इस ऐसे तरीके से होती है कि मतलब कि अगर उसके पास कोई एसेट हो भी ना, तो वो उसको जो है ना दूसरी कंपनी को लीज पे दे देती है, तो खुद से अब यहाँ पर ऑपरेट नहीं करती है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई काम नहीं करती। तो ऐसी कंपनीज को हम नॉन ऑपरेटिंग कंपनीज बोलते हैं। तो अगर ऐसी कंपनीज को लिस्टेड करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर यहाँ पर रूल्स चेंज करने होंगे। साथ ही साथ आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम आने वाले समय में चाह रहे हैं कि कंट्रोल को भी अगर कंसीडर करके चलें कि जो अगर उसमें भी बदलाव लेकर आना है, तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है तो उसकी भी यहाँ पर जो धाराएं तो उसको हमें चेंज करना होगा। ओके तो अभी इन सब चीज़ों का मिश्रण जो है अभी चल रहा है, तो उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होगा सही तरीके से, और सही तरीके से जो है ना अभी जो है हमें कमेंसमेंट करनी होगी नए ऑपरेशंस की। तो वे विद इन ए ईयर यहाँ पर बात करें कि 1 साल में ये सभी चीज़ें आप सही करो, तभी जाकर जो है आपको अगर कुछ फायदा जो है ना SPAC लाइक स्ट्रक्चर का वो फायदा मिलना शुरू होगा। जो भारतीय यूनिकॉर्न्स हैं, या भारतीय जो कंपनीज हैं, देखो तो यूनिकॉर्न कौन सी होती कंपनी जो जिनकी जो वैल्यूएशन है ना वो $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए, तो उन कंपनीज को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं भारत में। और जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज्यादा हो जाए उनको सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। ओके तो इस तरीके से हम जो है नामकरण करते हैं अलग अलग जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, अलग अलग जो नई कंपनीज होती हैं उनका। तो अगर उनके पास हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तभी जो है अपने आप को वो ग्रो कर पाएंगी। तो इसी तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टर्स का रिस्क है ना उसको भी कम करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई नई नॉन ऑपरेटिंग कंपनी को लिस्ट कर दिया तो बाद में ऐसा ना हो कि वो कंपनी फ्रॉड ही कर दे। ओके तो इस तरीके से रूल्स को इस तरीके से बनाना है कि फ्रॉड वगैरह जो है ना वो ना हो। ओके तो तभी समझिए जरा बात को कि सेबी जो है ना बिल्कुल उसने सही मायने में जितने भी रूल्स तैयार किए हैं उनका कोई मतलब निकलता है, तो जिसके तरीके से यहाँ पर सेबी चाहता है कि किसी तरीके से फ्रॉड जो है ना इन्वेस्टर्स के साथ वो ना हो। अगर फ्रॉड हो तो तभी देखो ना इतने बड़े पैमाने पर जो FPI आता भी है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, वो अलग बात है कि जहां पर अच्छा रिटर्न मिलता है बाद में वो चले जाते हैं, लेकिन आता तो है ना। तो ये भी कुछ रूल्स है, कुछ विश्वास, कुछ कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है, इसी की बदौलत जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये जो SPACs ये काम कैसे करती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला ये क्या है। ओके तो SPAC तो यहाँ पर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, तो ये इस तरह की ऐसी कंपनीज बनाई गई हैं जो कि
एक्विजिशन करेंगी, एक्विजिशन कहने का मतलब कि एक्वायर करेंगी किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, तो ये है ना जो रेड कलर में, ये कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। पब्लिक लिस्टेड कहने का मतलब जो कि स्टॉक में, जो हमारी स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज वहां पर रजिस्टर्ड है, वहां पर लिस्टेड है। ओके, तो ये क्या करेगी, ये आईपीओ से पैसा उठाएगी, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि इससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो वो ना एक आईपीओ निकालेगी और यहाँ पर एक रखेगी, अमाउंट रखेगी कि इतना पैसा हम जो है ना रेज करना चाह रहे हैं मार्केट से। ओके, तो कोई भी कंपनी हो, तो सपोज करो उसने रखा टारगेट कि मैं 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है रेज करना चाह रही हूँ। ओके, तो फिर इन्वेस्टर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, तो फिर इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, देखेंगे कि यार रिटर्न दोगे आप हमें। अगर अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूँ बजाज ऑटोज की, तो अभी तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अब अगर 15,000 करोड़ तक अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा ना, तो उसका जो 90% जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाएगा। देखो, तो ये यहाँ पर अगर 90% प्रॉफिट ये बांट रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर्स को वे खींचना चाह रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ना आईपीओ के थ्रू ये पैसा इकट्ठी करती हैं कंपनीज। अभी ये जो एसपीएसी है, तो यहाँ पर ये क्या मामला है। ओके, तो देखो ये एक पब्लिक कंपनी है, तो ये खुद से अपनी एक एसपीएसी बनाएगी। ओके, तो ये सपोज करो ये वाली एक लिस्टेड एसपीएसी बना ली। ओके, तो ये जो एसपीएसी ना, तो इसका थोड़ा मतलब समझिएगा, ये जो है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस कंपनी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ओके, ना इसका यहाँ पर कोई ऑफिस रहेगा, ना इसका कोई एम्प्लॉय रहेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं टारगेट कंपनी या फिर टारगेट ऑपरेटिंग कंपनी। ओके, तो यहाँ पर मुद्दा क्या होगा, जो जो ये पब्लिक कंपनी पैसा उठाएगी आईपीओ के तहत, उसको यहाँ पर ट्रस्ट के तौर पर यहाँ पर देगी। ओके, तो सारा का सारा कैश इसके पास आएगा, जो जो इसी कंपनी ने अपनी जो एसपीएसी बनाई है, ओके, जिसको कि स्पॉन्सर कर रही है ये वाली पब्लिक कंपनी। तो इसी पैसे से ये क्या करेंगे, इस टारगेट कंपनी को अक्वायर करेंगे। ओके, तो इस टारगेट कंपनी को अक्वायर करेंगे, तो इस एक्विजिशन में भी यहाँ पर ना 24 महीने का जो है समय लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है किसी प्राइवेट कंपनी को अक्वायर किया जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बनाई गई हैं एसपीएसीज। तो एसपीएसीज को स्पॉन्सर कौन करता है, इन्हीं की यहाँ पर जो यहाँ पर पब्लिक कंपनी, तो ये इन्हीं का ही हिस्सा होगा। ये वाली जो एसपीएसी है, ये इसी वाली पब्लिक कंपनी का ही हिस्सा होगा। ओके, जिसके तहत यहाँ पर जो है ये पैसे को यूज करके जो है यहाँ पर इस टारगेट कंपनी को अक्वायर करेंगे। चलो, एक तो हो गया कि यहाँ पर जो है जिस आईपीओ के थ्रू जो पैसा है वो यहाँ पर डाला गया। इसके तहत जो है ना, इसके अलावा इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस यहाँ पर एसपीएसी में। तो यहाँ पर जितना फंड इकट्ठा होगा उसको फिर यूज किया जाएगा किसी प्राइवेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा मतलब निकलता है एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ओके, तो ये इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम ब्लैंक चेक कंपनीज भी बोलते हैं, इसको हम शेल कंपनीज भी बोलते हैं। तो शेल कंपनीज का मतलब यही होता है कि इनका कोई यहाँ पर फिजिकल ऑफिस नहीं है, कोई फिजिकल एम्प्लॉय नहीं है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इसको बनाया गया है किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो ये वाला थोड़ा डाटा है जो कि 2020 में 43.1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एसपीएसीज के थ्रू रेज किया गया है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, तो जिन जिन के द्वारा जो यहाँ पर अमाउंट रेज की गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे यहाँ पर निकोला है। ओके, तो 19.5 बिलियन डॉलर इन्होंने रेज किया स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के तहत। यहाँ पर ड्राफ्ट किंग्स हैं, तो इन्होंने भी 10.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर रेज किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी जो है ना, ये छोटी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने पैसा रेज किया है एसपीएसीज के थ्रू। और अभी यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि अगर इस टारगेट कंपनी को एक्वायर ही करना है, तो फिर जो पब्लिक कंपनी जिसने यहाँ पर आईपीओ के तहत इतना पैसा जुटाया है, तो फिर ये डायरेक्टली क्यों नहीं इसको परचेज कर लेती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो एसपीएसीज का जो मेन मकसद है ना, जब जो इसको यहाँ पर बनाया गया, जिस पर्पस के लिए यहाँ पर अमेरिका की कंपनी से इसको यूज किया है, उसका जो मेन पर्पस है, जो अभी यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न्स कहने का मतलब जो अभी नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो अभी इतने पैमाने पर ग्रो कर रहे हैं, जिनका की वैल्यूएशन अभी जो है लगातार बढ़ती जा रही। जैसे मैं यूनिकॉर्न्स की बात करूं, जिनकी की वैल्यूएशन टोटल किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होगी, तो हम उनको यूनिकॉर्न का टैग देते हैं। ओके, तो साल 2020-21 में हमने 11 यूनिकॉर्न जो थे ना, वो अपने भारतीय इकोनॉमी में जोड़े थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमने तैयार किए। तो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ एक यूनिकॉर्न की, जैसे अन अकेडमी है। तो अन अकेडमी जो है वो जो है एक तरह का यूनिकॉर्न है जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें। इसके अलावा मैं रेजर पे की बात करूँ, या डेली हंट जो न्यूज़ आता है उसकी बात करूँ, नाइका की बात करूँ जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओके,
पाइन लैब्स की बात करूं तो वो भी एक तरीके का यहाँ पर पेमेंट सिस्टम है। लेंसकार्ट की बात करूं, ओके, तो जो कि यहाँ पर आईवेयर एक तरीके से यहाँ पर ऐप मिलती है, तो ये भी इन सभी यहाँ पर कंपनीज ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन पार कर ली है। ओके, तो अभी ये यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ओके, तो अभी आगे इनको ना सुपर यूनिकॉर्न बनाना है, मतलब कि अभी अगर $1 बिलियन यहाँ पर इन्होंने इसकी वैल्यूएशन प्राप्त की है, तो अभी $10 बिलियन तक ये पहुंचे। ओके, तो यहां तक इनको पहुंचाना है, तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? ये जो कंपनीज है ना, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जस्ट जिनकी मैं अभी जिनका भी मैंने अभी नाम लिया ना, ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इनका जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है ना, वो प्रॉफिट में नहीं है। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं। जो अगर मैं अमेजॉन की भी बात करूं, अगर मैं गूगल की बात करूं, तो बेशक काफी बड़े पैमाने पर इनका बेस बढ़ चुका है। अगर मैं फेसबुक की भी बात करूं, बेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है, लेकिन ये प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं। ओके, तो भारतीय स्टॉक मार्केट में वही रजिस्टर्ड हो सकता है, लिस्टेड वही हो सकता है जो प्रॉफिट में पिछले 3 सालों से। ओके, तो इस तरीके से जो ये नए नए यूनिकॉर्न्स है, तो ये पैसा कहां से जुटाएंगे अगर उनको आप मौका ही नहीं दोगे अगर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के लिए? तो इसी के चलते यहाँ पर एसपीएसीज बनाया गया है। ओके, तो इसमें ये सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, ये अनअकैडमी हो गया, लेंसकार्ट हो गया, तो इनको होने वाला है। तो ये जो है ना पैसा जुटाएंगी, ये जो नई एसपीएसी अपनी बनाएगी, तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना सीधे यहाँ पर पैसा देगा। ओके, तो ये एक तरीके से ये जो आईपीओ वाला सिस्टम है ना, इसका राइवल खड़ा कर दिया है। ओके, समझ आई बात? तो ये आईपीओ खड़ा कर दिया है, ये जो राइवल मतलब एक विरोधी खड़ा कर दिया है जो आईपीओ सिस्टम चल रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाला। तो अभी ये नया नया शुरू हुआ है, तो अभी इसके रिगार्डिंग कुछ रिस्क हो सकते हैं। ओके, अगर मैं आईपीओ की बात करूं जो कि स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, तो इसके रिस्क बहुत कम है। ओके, इसको यहाँ पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो कंट्रोल करके चल रहा है, एक एक बात का ध्यान रख रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन जो नई कंपनीज है, नए स्टार्टअप्स, उनको पैसा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये एसपीएसीज का सहारा ले रहे हैं। तो यूएस में बहुत सारी कंपनीज ने लिया है, तो इसी के चलते भारत में भी ये चीजें जो है ना अभी प्रचलित हो रही हैं। अभी आने वाले समय में ये क्या होगा, इसका मतलब ये कितने बड़े बूम पे जाएगा या क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इन्वेस्टर को क्या रिस्क रहेगा, तो ये सब बातें जो है आने वाले समय में जो है डिस्कस की जाएंगी। ओके, आने वाले समय में ये जो है ना जब एक्सपीरियंस होगा तभी जो सही मायने में पता चल पाएगा। और इसी के चलते जो आगे बात करें तो यही बात कर रहे हैं कि इससे आने वाले समय में जो इन्वेस्टर बेस है ना उसको अभी ब्रॉड करना होगा, बढ़ाना होगा बड़े पैमाने पर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो वो भी जो है ना यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आने वाले समय में। जो अनलिस्टेड रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, ओके, जो कि मतलब अभी लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने अभी अनअकैडमी, लेंसकार्ट की एग्जांपल ली है, तो ये नए स्टार्टअप्स हैं तो ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर बेस बढ़ सकता है। ओके, और इसी के चलते ये जो ना आने वाले समय में एक अच्छा खासा सोर्स जो है ना कैपिटल का हो सकता है। तो इससे जो ये नई कंपनीज होंगी, ये नए स्टार्टअप्स होंगे, तो उनको ग्रो करने में काफी फायदा होगा। ओके, तो इसके चलते ये जो रिस्क रहता है ना किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पर, मतलब कि उसका पैसा गुम हो सकता है, तो ये रिस्क भी जो है कम हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम और पूरे वर्ल्ड में से जितने भी यहाँ पर नॉन इंडियन है ना, तो वो कैपिटल हम यहाँ पर जो है उसके ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। नॉन इंडियन ग्लोबल कैपिटल जो है, जो भी अलग अलग यहाँ पर ओवरसीज कैपिटल एक्सचेंजेस हैं, वहां से जितने भी यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी स्टॉक मार्केट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स मतलब पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टर जो है ना हमारे यहाँ इन स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन ही है जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ कैपिटल के मामले में, मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स की मनी चाहिए जो कि हमारे स्टार्टअप्स पे लगे, तो इससे भी जो है ना हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है वो और स्ट्रांग होगा। तो ऐसी बात जो है यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनीज में आएगी, तो उतना ही हमारी इकोनॉमी जो है ना मजबूत होगी। ओके, तो जितने बड़े पैमाने पर हम अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाएंगे, वो आने वाले समय में उसी बड़े पैमाने पर जो है कंपनीज में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो बाद में हो सकता है जब वो प्रॉफिट में आए तो अपने आप को लिस्टेड भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो आने वाले समय में जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, टाटा इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इनके पैमाने पर जो है हमारे नए ग्रुप्स भी खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी आने वाले समय में। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि अभी जो 2020 में 248 जो यहाँ पर एसपीएसीज बनाई गई थी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के द्वारा,
यूएस मार्केट में यहाँ पर जितनी कंपनीज बनाई गई थी, तो उनके तहत 83 बिलियन यूएस डॉलर जो था वो रेस किया गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये पैसा रेस किया गया, जो कि यहाँ पर 6 गुना ज्यादा है जो कि अमाउंट 2019 में रेस की गई थी एसपीएसीज के द्वारा। तो इसी के चलते आगे बात करें कि एक तरीके का राइवल जो है ना, प्रतिद्वंदी जो है वो खड़ा हो रहा है अभी जो नेशनल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके मुकाबले में। तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जो ग्रोथ है इसकी ये देखी जा सकती है, अगर हम बात करें कि कितने बड़े पैमाने पर ये इनकम जो है वो जनरेट करें। इसी के चलते यहाँ पर जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं अभी कि 26 बिलियन यूएस डॉलर जो है अभी रेस किया जा चुका है बाय 216 कंपनीज। ओके, तो इतनी कंपनीज के द्वारा ये ऑलरेडी जो है इतना पैसा रेस किया जा चुका है जनवरी 2021 तक। और ये अभी जो जितना टोटल वैल्यू इन्हें 2020 में रेस की थी ना, तो अभी उससे भी ये ज्यादा हो रहे हैं। ओके, उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें ग्लोबल मर्जर्स की थ्रू एसपीएसी, तो जो भी यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो भी ये कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, तो एसपीएसी का मतलब तो यही है ना कि किसी टारगेट कंपनी को अक्वायर करना है। ओके, तो उस अक्वायर करके तो ठीक है, तो मर्ज कर देंगे जो उनकी पेरेंट कंपनी है, जिस भी पेरेंट कंपनी जो है स्पॉन्सर किया एसपीएसी को। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्लोबल मर्जर्स जो यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो 170 बिलियन यूएस डॉलर के यहाँ पर इस साल में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अगर पिछले सालों की बात करें तो वो सिर्फ यहाँ पर 157 बिलियन डॉलर की यहाँ पर वैल्यू के मर्जर हुए थे पिछले साल के अगर अकॉर्डिंग उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो जोश यहाँ पर एसपीएसीज में नजर आ रहा है ना, तो वो कम होने वाला नहीं है। तो जो गोल्ड रश यहाँ पर चल रहा है, तो जो सोना पाने का बुखार चल रहा है ना कि बड़े पैमाने पर जो है हमें ज्यादा से ज्यादा हम गोल्ड जो है वो लूट लें, तो ये अभी रुकने वाला नहीं है, तो ये अभी और आगे बढ़ेगा। और जो आगे यहाँ पर बात करें तो कह रहे हैं कि ये जो ब्लैंक चेक कंपनीज, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी हम बोलते हैं एसपीएसीज को। तो इनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं होता है, ना ही इनका कोई ऑफिस होता है, ना कोई एम्प्लॉय होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनको बनाया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर जो पैसा इनकी पेरेंट कंपनी ने आईपीओ के तहत उठाया होता है, ओके, तो वो पैसा भी यहाँ पर लगाते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर्स का पैसा भी यहाँ पर लगता है, ओके, आईपीओ के थ्रू। तो जिससे यहाँ पर जो है पैसा इकट्ठा करके किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी टारगेट कंपनी को अक्वायर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंपनी जो है ना जल्दी से यहाँ पर अपने आप को पब्लिकली यहाँ पर खोल देती है अपने दायरे को, तो पैसा जो है जरा जरा इकट्ठा कर लेती है। तो अगर कोई भी स्पॉन्सर कंपनी, कोई भी स्पॉन्सर एसपीएसी यहाँ पर किसी लिस्टेड कंपनी के द्वारा अगर बनाई जाती है, तो फिर विश्वास और ज्यादा रहता है। ओके, तो इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अगर अनअकैडमी की भी बात कर लो, गूगल फेसबुक की भी बात कर लो, तो यहाँ पर अभी इतना प्रॉफिट नहीं चल रहा है, तो फिर भी जो है इनका पोटेंशियल पता है लोगों को कि इनका पोटेंशियल बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न जो है आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है जो भारत की जो यूनिकॉर्न है, तो वो भी ये चाह रहे हैं कि हम भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ें, जो पैसा है जो एसपीएसीज के थ्रू बड़े पैमाने पर हम जुटाएं। तो अभी आगे बात कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है जो यहाँ पर पुराने जमाने हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते थे रिवर्स मर्जर्स का। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर जो है डिफरेंस है। तो कहने का मतलब जैसे पहले होता था जो रिवर्स मर्जर्स होते थे, तो वहां पर क्या होता था, कुछ रूल्स होते थे, तो सिर्फ कुछ रूल्स को यहाँ पर जो है ना उनको छोड़कर अगर बात करें, तो जैसे यहाँ पर कंपलसरी रिटर्न जो है वो करना होगा कैपिटल का 2 सालों के अंतर्गत, और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि यहाँ पर कहाँ पर जो है फंड्स को लगाया गया। तो ये जो है कुछ नयापन देखने को मिल रहा है इन जो यहाँ पर एसपीएसी से वहां पर। और इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं, तो अब तक तो सब ठीक चल रहा है। ओके, तो हालांकि यहाँ पर जो बूम टू बस साइकिल्स है, मतलब कि बूम आया एक समय पर, अभी जो है एक तरह से जो रुक गया। ओके, तो ये वाला जो साइकिल चलता है किसी भी कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर अभी ये भी जो यहाँ पर कार्यकाल ये थोड़ा सा धीमा पड़ा है, कम हुआ है। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एवरीवन, मतलब हर कोई यहाँ पर यूएस में लग रहा है कि मतलब इसी तरीके से जो है एसपीएसी को यहाँ पर स्पॉन्सर करके पैसा जुटा रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है यूएस में बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात करें कि एक्स डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के, तो जिनका नाम है गैरी कोन। ओके, तो इनसे लेकर अगर हम बात करें फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर शेक्विल और नील, तो अगर इनकी भी बात करें तो सभी जो है ना यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी न किसी एक एसपीएसी को। ओके, जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है उनको। तो यहाँ पर एक गोल्डमैन सैंक की जो है ना सीईओ जिनका नाम है डेविड सोलोमोन, तो वो यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि जो एसपीएसीज है ना, तो उनकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, तो मीडियम टर्म जब मतलब की बात आ जाए 1-2 साल से ज्यादा का अगर समय लग जाए, तो अभी उस समय अगर आप बात करते हो तो ये बात करें कि सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है अभी पता नहीं है कि क्या नुकसान होगा, कि कितना प्रॉफिट होगा अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसपीएसीज में। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तो इन तीनों टर्म्स की क्या क्या ड्यूरेशन होती है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसी के चलते जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, तो उसके जो चेयरमैन है जे क्लेटन,
तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये हमारा जो रेगुलेटरी जो बॉडी है, जो कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, तो वो बिल्कुल बड़े ध्यान से यहाँ पर ना जो हमारे एसपीएसीज को जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके बारे में ध्यान रख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है। ओके, तो किस मतलब कितने कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो उनको उनके सामने डिस्क्लोजर किया जा रहा है किसी भी कंपनी के बारे में। तो क्या वो जो यहाँ पर नॉर्मल आईपीओ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो क्या उनके मायने में जो एसपीएस के थ्रू यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिमिलर यहाँ पर फंडा यूज किया जा रहा है या फिर जो अलग तरीके से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। जैसे आईपीओ की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो क्या बिल्कुल जो एसपीएस में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कोई कंपनी अगर पैसा जुटा रही है तो वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने के लिए, तो क्या सेम मायने में वहां पर भी ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है अभी जो यूएस का जो एक्सचेंज कमीशन है वो भी देख रेख करके चल रहा है। और आगे जो बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि अभी 300 से ज्यादा जो एसपीएसी है वो अभी बन चुकी हैं। तो अभी इनको जरूरी क्या है, इनको यहाँ पर जो इनकी आइडेंटिफाइड टारगेट फर्म्स हैं, तो उनको यहाँ पर कोशिश करनी है कि 2021 के चलते या फिर मिड 2022 तक जो है ना इनको मर्ज कर लें, जो भी प्राइवेट कंपनी इन्होंने एसपीएस के थ्रू एक्वायर करनी थी। ओके, अगर ये नहीं कर पाए सही तरीके से सही मायने में, तो क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो कुछ शर्तें हैं कि कंपलसरी रिटर्न करना होगा कैपिटल का 2 सालों के अंदर। ओके, तो फिर इनको अगर ये नहीं कर पाए मर्ज होके कंपनीज को, तो फिर जो पैसा इनका होगा दोबारा से लिक्विडेट हो जाएगा और आईपीओ प्रोसीडिंग से तहत यहाँ पर जो है पैसा बाद में जो दोबारा से जो पैसा इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कोई भी ना रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो अगर इस तरीके से पैसा 2 सालों के भीतर में सारा वापस अगर चला जाता है, अगर कंपनी मर्ज नहीं कर पाती किसी भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को जिसके लिए यहाँ पर एसपीएसी बनाई गई थी। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, जो क्वालिटी टारगेट्स होंगे तो वो लिमिटेड ही रहेंगे। मतलब क्वालिटी टारगेट्स कहने का मतलब कि जिन्होंने मर्ज कर लिया किसी भी टारगेट फर्म को, किसी भी प्राइवेट कंपनी को जिसको वो जो है मर्ज करना चाह रहे थे, अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे थे जिसके तहत। ओके, और इसके चलते यहाँ पर जो एसपीएसी के फाउंडर्स हैं ना, तो ये अभी एग्रेसिवली यहाँ पर जो है डील्स को अगर ये क्लोज करते हैं, अगर एग्रेसिवली मतलब अपने बिहार पर ही डील्स को खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर ये जो शेयर होल्डर का जो पैसा है, ठीक है, उसको यहाँ पर नजरअंदाज कर देते हैं, उसको मतलब शेयर होल्डर यहाँ पर जिस तरीके से आगे अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके मायने में अगर नहीं सोचा जाता है, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। ओके, तो अगर अपनी मनमानी जो है एसपीएसी फाउंडर करना शुरू कर दें, तो अगर बैड जजमेंट करते हैं, ओके, तो इससे भी यहाँ पर नुकसान होगा। अगर रेगुलेशंस को ज़्यादा टाइट कर देते हैं, अगर सपोज करो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओके, तो वही अगर रेगुलेशंस को ज़्यादा टाइट कर देती है कि एसपीएसी इस तरीके से काम करेंगी, ओके, रूल्स बना देगी, तो उसको अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो फिर भी जो है ना जो यहाँ पर जैसे कंपनीज को मर्ज किया जा सकता था, वो सब चीज़ें क्लैप्स हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेगा सिस्टम, तो फेल हो जाएगा। तो अभी कुछ सक्सेसेस की भी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक फैंटासी स्पोर्ट्स बैटिंग फर्म जिसका नाम है ड्राफ्ट किंग्स। तो बैटिंग का मतलब होता है अगर कोई भी स्पोर्ट चलिए, जैसे क्रिकेट चल रहा है, तो वहां पर बैटिंग लगती है। ओके, बैटिंग मतलब कि वहां पर सट्टा लोग खेलते हैं कि अभी अगर कोई मैच चल रहा है तो क्या स्कोर होगा, आने वाले समय में कितना स्कोर किया जाएगा, चौका होगा छक्का होगा, इस तरीके से बैटिंग चलती है। तो ये भी यहाँ पर ये स्पोर्ट्स फर्म है, ओके, तो इसका नाम ड्राफ्ट किंग्स है। तो अभी इसको यहाँ पर सक्सेस मिली है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक एनालिटिक फर्म है जिसका नाम है क्लैरीवेट, तो इनको भी सक्सेस मिली है। तो यहाँ पर एक फेलियर भी हुआ है, तो फेलियर हुआ है यहाँ पर निकोला का, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी है, तो इसको यहाँ पर दोष लगा है कि इसने फ्रॉड किया है। और अभी थोड़ा सा समझते हैं कि रिवर्स मर्जर क्या होता है। तो रिवर्स मर्जर ये भी एक तरीके का मर्जर होता है जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ना वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लेती है। ओके, बाय एक्वायरिंग इट, मतलब कि उस कंपनी को एक्वायर करके। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि रिवर्स मर्जर जब होता है तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है तो वो जितने भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं ना अपने आप को यहाँ पर पब्लिक कंपनी बनाने के तहत, तो उससे बच जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिवर्स मर्जर होता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो अपने आप को जो स्टॉक मार्केट में जिसने लिस्टेड कर लिया है, ओके, जो कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को लिस्टेड करना चाह रही, तो वो क्या कर रही है कि अक्वायर ही कर ले रही है जो पब्लिक कंपनी है उसको। तो जिसके तहत उसको जिस तरीके से पब्लिक कंपनी अपने आप को जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने फॉलो करके अपने आप को लिस्टेड किया था, तो वो सब काम से ये बच जाएगी ये प्राइवेट कंपनी जब ये इस पब्लिक कंपनी को अक्वायर कर लेगी। तो ऐसे मर्जर को हम बोलते हैं रिवर्स मर्जर। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके एडवांटेज यही है कि यहाँ पर जो सस्ता पड़ता है, यहाँ पर जो है खर्चा कम आता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज में ये अगर लिस्टेड हो भी जाएगी ना ऐसी कंपनी, तो वो विदाउट आईपीओ होगी, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत ये पैसा नहीं जुटा सकेगी। और इसी के अलावा यहाँ पर
रिवर्स मर्जर से यहाँ पर हेल्प होती है, सेविंग ऑफ टैक्सेस जो होते हैं प्राइवेट कंपनीज के, ओके, वो बच जाते हैं। अभी डिसएडवांटेज क्या है कि जो लॉ सूट्स होते हैं, जो कानून के दायरे होते हैं, ठीक है, तो उससे यहाँ पर इनको यहाँ पर जो है देखना पड़ता है, ओके, जिस तरीके से पड़तालें होती हैं तो उस हिसाब से सही अगर बैठते हैं तभी जो है आगे एग्जिस्ट कर पाएंगे। और रिवर्स मर्जर जो है यहाँ पर लीड करते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स। कहने का मतलब सपोज करो अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी, उसने कोई पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो मर्जर हो गया, अभी एक कंपनी बन गई, तो जो भी यहाँ पर पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स थे तो अभी वो भी सोचेंगे कि अभी जो मर्जर हो गया तो उससे अभी हमें नुकसान होगा कि फायदा होगा। ओके, तो ये हो सकता है कि स्टॉक जो है जो शेयर मार्केट में वो टूट भी सकते हैं, स्टॉक और भी जुड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर किंगफिशर एयरलाइंस की, तो किंगफिशर एयरलाइंस का भी यही हिसाब था, तो बहुत बढ़िया चल रहा था किंगफिशर एयरलाइन जो कि विजय माल्या की कंपनी थी। लेकिन उसने किया क्या, उसने एक साउथ इंडिया की एक कंपनी थी, वो भी एयरलाइन कंपनी थी, जब उसका मर्जर हो गया किंगफिशर में तो फिर क्या हुआ, फिर नुकसान होना शुरू हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर शेयर भी टूटने शुरू हो गए। तो इस तरीके से किंगफिशर जो पेरेंट कंपनी थी वो भी डूब गई। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्चर एविएशन की, जो कि यहाँ पर जिसकी वैल्यूएशन 16 मिलियन यूएस डॉलर की थी लास्ट अप्रैल में। तो अभी जब उसका मर्जर हुआ एसपीएससी के थ्रू तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यूएशन 3.8 बिलियन यूएस डॉलर बन गई। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे डिफाइंस नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी की। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं जो मॉर्गन क्रीक है, तो यह भी ये भी जो है इनकी एसपीएससीज है जो कि अपने आप को डिराइव करते हैं विद द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये ईटीएफ क्या होते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के तहत ही यहाँ पर जो है ना जो बास्केट रहती है एसपीएससीज की, तो उसके साथ ये या तो अपने आप को मर्ज करने वाले हैं या फिर जो है मर्ज होने के कगार पर होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंपनीज जो है काम करी। लेकिन यहाँ पर जो इसकी ग्रोथ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है अभी ये 20% के हिसाब से यहाँ पर जो है गिरनी शुरू हो गई है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वही यहाँ पर पहले बूम की बात है, फिर यहाँ पर बस्ट की बात है, कि शुरुआत में तो लग रहा है कि ऐसे कि बहुत बड़े पैमाने पर ये अच्छे तरीके से वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यहाँ पर अपने आप को मर्जर कर पाएंगी एसबीएस के थ्रू। तो इसी के यहाँ पर रिगार्डिंग जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है ऑथर की तरफ से। और आगे इसी के चलते एग्जाम्पल ले रहे हैं रिवर्स मर्जर्स की, कि जो एग्जिस्ट करती थी, जो फाइनेंशियल मार्केट का जो घेरा होता है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बहुत समय तक यहाँ पर जो है काम किया उन्होंने। तो यहाँ पर बात करें कि सन 2000 में ये सर्च की, मतलब काफी बड़े पैमाने पर उछाल देखने को मिला रिवर्स मर्जर्स में। मर्ज हो रहा था एक के बाद एक, प्राइवेट कंपनी जो थी पब्लिक कंपनी के साथ मर्ज हो ही जा रही थी। और इसके अलावा इसको एक्सीड किया आईपीओ के थ्रू यहाँ पर कुछ सालों तक। बाद में जो है अगर 2010 की बात करें तो फिर यहाँ पर जो इसका ग्राफ था वो गिरता गिरता चला गया। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने की कगार पर जो था अभी आ गया रिवर्स मर्जर जो है। और जो आगे बात की जा रही है कि जब ऐसे अडॉप्शन बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके का जो अविश्वास है वो भी पैदा होना शुरू हो जाता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, ओके, तो यहाँ पर किसी फर्म को चलाने के लिए अगर उसका यहाँ पर रेपुटेशन बहुत खराब है तो ये भी यहाँ पर जो इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। वो पैसा आगे आने वाले समय में कम यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जब पता चलता है कि आने वाले समय में कुछ खास रिटर्न हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसके अलावा जो नेगेटिव मीडिया कवरेज होती है तो ये भी जो है खास अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल देती है, ओके, इन सब चीज़ों में। और आगे बात करें आखिर में सन 2010-11 की, तब जो यहाँ पर यूएस मार्केट में खड़ी चट्टान की तरह यहाँ पर जो था रिवर्स मर्जर काम करता रहा। लेकिन धीरे धीरे इनके शेयर्स यहाँ पर बंद होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गए। ओके, कितने सालों के एक्सपेंशन के बाद तो यहाँ पर जितना भी रिटर्न आया तो यहाँ पर वो 45% के आसपास यहाँ पर बात कर रहे हैं जो रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को। और इसके बाद 2011 से अगर हम आगे चलें तो धीरे धीरे यहाँ पर जो था रिवर्स मर्जर की एक्टिविटी वो भी यहाँ पर गोता लगाना शुरू कर दी, मतलब कि वो भी डूबनी शुरू होगी 35% के हिसाब से। तो इसके चलते यहाँ पर बात करें कि जब अडॉप्शन रिवर्स मर्जर्स का यहाँ पर बढ़ रहा था ना, तो उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसे बीज में जो थे वो भी यहाँ पर बोए जा रहे थे जिसके तहत यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो था वो भी होना तय था आने वाले समय में। ओके, क्योंकि इस तरीके से ढांचा नहीं तैयार किया गया जिस तरीके से ये आगे बढ़ सकते थे। तो अभी हिस्ट्री जो है हो सकता है अपने आप को रिपीट करे दोबारा जब हम यहाँ पर एसपीएससीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर ऑथर अपनी बात रख रहे हैं कि इसी यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो एसपीएससी जो बूम आया ना, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सेम चीज हो सकती है जो रिवर्स मर्जर्स के साथ हुआ था, जैसे वो डिक्लाइन कर गया धीरे धीरे करके। और जो आखिर में बात की जा रही है तो यही कहा जा रहा है कि जो भारत के सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं, तो जो सेबी है, अभी उसको ध्यान रखना होगा, हिस्टोरिकल डाटा पढ़ना होगा कि जो हिस्ट्री में हो चुका है उससे समझ लेनी होगी, उसी हिसाब से जो है आगे हमें डिसीजन लेना होगा। तो उसी हिसाब से हमारे जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको अभी प्रमोट करना होगा, सिक्योर करना होगा। तो जो राइटर हैं इस आर्टिकल के वो फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल वर्किंग कमेटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में।
और आगे जो फ्रंट पेज में न्यूज़ है तो यहाँ पर बात करें जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी उसने वैल्यूएशन नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया फॉर AT1 बॉन्ड्स। ओके, तो AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो ये ना, इसका थोड़ी पहले कहानी समझिए। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सेबी ने क्या बोला था कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है ना, तो उसकी वैल्यू आप जो है ना वो कर सकते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं उनके थ्रू। तो ये परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं? इनका मतलब होता है कि जो भी आप इनके थ्रू बॉन्ड साइन करेंगे, इनकी मैच्योरिटी डेट है ना वो यहाँ पर कोई नहीं रहेगी। ओके, तो इसका जो यहाँ पर ओवर एस्टिमेशन जो रखा गया वो 100 ईयर्स का रखा गया। जो सेबी ने नया रूल दिया था उसने कहा कि जो परपेचुअल बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी डेट है वो 100 साल तक आप रखो। ओके, तो म्यूचुअल फंड में भी काफी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसी के तहत यहाँ पर ना इसी म्यूचुअल फंड के तहत यहाँ पर 81 बॉन्ड्स निकलते हैं, जिसके थ्रू जो हमारे बैंक होते हैं ना, सरकारी बैंक होते हैं, वो पैसा उठाते हैं। तो पैसा क्यों उठाते हैं? अपने यहाँ पर जो है ना लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए, जो कैपिटल है उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं म्यूचुअल फंड में 81 बॉन्ड्स के थ्रू। जो बैंक यहाँ पर पैसा उठाते हैं अपने पास कैपिटल को मेंटेन रखते हैं। तो कहने का मतलब है अगर बैंक अपने पास कैपिटल मेंटेन नहीं रखेगा, तो आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया है वहां पर बैंक में, तो आप पैसा वापस लेने जा रहे हो तो आपको बैंक बोल दे कि मेरे पास पैसा खत्म है, कल आना, तो ये कैसा रहेगा आपके सामने? तो बिल्कुल इसी चीज की ऐसी सिचुएशन ना आए आने वाले समय में, तो बैंक जो है अपने कैपिटल को ना साथ ही साथ जो है यहाँ पर रेगुलेट करता रहता है, उसको बढ़ाता रहता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी 81 बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाता है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है ब्याज इनको जाता है, रिटर्न जाता है। ओके, तो अभी जो है सेबी ने रूल्स को नॉर्म कर दिया, तो अभी ये 30 साल तक कर दिया। ओके, जो 100 ईयर पेपर पहले इसने बोला था, अभी मैच्योरिटी डेट 30 साल की कर दी है, अलग अलग फेसेस में टिल मार्च 31, 2023। ओके, तो ये 2023 तक के अभी यहाँ पर इसी तरीके से रेगुलेशन चलेगी म्यूचुअल फंड के मामले में, 81 बॉन्ड्स के मामले में। ओके, तो ये जब हुआ था, जब ये सेबी ने बोला था कि 100 ईयर पेपर करो इसको, तो हंगामा हो गया था पूरी मार्केट में। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में से इन्वेस्टमेंट बहुत कम होनी शुरू हो गई थी, लोग अपने शेयर बेच रहे थे। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई थी जब यहाँ पर ऐसा रूल आया था। बाद में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी सेबी को, तो अभी काफी दिनों बाद जो है रिस्पॉन्ड किया है सेबी ने। और जो अभी नए रूल आए उसके तहत यहाँ पर टिल मार्च 31-22 जो होगा ना, अभी जब 2022 का फिस्कल ईयर खत्म होगा, तो तब तक के लिए जो 81 बॉन्ड्स की वैल्यूएशन होगी वो 10 सालों के हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड होगा इसका। मतलब कि 81 बॉन्ड्स के थ्रू जितना भी पैसा ये लेंगे, तो ये जो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर पैसा जो इन्वेस्ट किया होगा 10 साल बाद यहाँ पर मैच्योरिटी होगी, तब जाकर इनको पैसा वापस मिलेगा, साथ ही साथ जो रिटर्न है वो पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। और जब यहाँ पर अप्रैल 1, 2022 से लेकर अगर सितंबर 30, 2022 तक की बात करें, तो यहाँ पर 20 साल का यहाँ पर इस समय के दौरान 20 साल की वैल्यूएशन होगी 81 बॉन्ड्स की। आगे जो यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं वो है, अगर अप्रैल 1, 2023 के बाद की बात करोगे ना, तो फिर वो 100 ईयर का ही यहाँ पर दोबारा से जो है 81 बॉन्ड्स का जो वैल्यूएशन पीरियड जो है मैच्योरिटी डेट का वो माना जाएगा। तो अभी सिर्फ यहाँ पर मार्च 31, 2023 तक की बात कर रहे हैं, जब तक इन्होंने 30 साल तक का यहाँ पर टारगेट जो है मैच्योरिटी डेट रखी है, अगर 81 बॉन्ड्स के थ्रू बैंक जो है पैसा लेते हैं म्यूचुअल फंड में से। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो व्हाट्सएप है तो उसको यहाँ पर ना सलाह दी है कि आप जो है अल्फा न्यूमेरिक हैश जो है ना उसको यूज करें कि जो कि यहाँ पर जो भी ऐसी किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है गलत कंटेंट अगर चलता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसको ट्रैक करने के लिए भाई। तो अभी हाल ही में जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स आए हैं भारत सरकार के द्वारा 2021 के। तो इसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि अगर व्हाट्सएप या किसी भी यहाँ पर जो मैसेजिंग ऐप है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसा कंटेंट चलता है, ओके, मतलब कि जो गलत है, ओके, तो उसको जो जिसने शुरू किया है ना, जिसने चलाया है, तो उसको ट्रेस करना है। ओके, तो व्हाट्सएप को यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं सरकार के द्वारा कि आप जो है ना अल्फा न्यूमेरिक हैश जो है इसको यूज करो ताकि कि उसको ट्रेस किया जा सके। तो पहले जब सरकार ने इसको कहा था कि ट्रेसेबिलिटी करनी है, तो व्हाट्सएप ने कहा था कि इसके लिए हमें पूरा का पूरा व्हाट्सएप का आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर जाकर हम यहाँ पर ऐसा कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी व्हाट्सएप ने बोल दी थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो प्राइवेसी है यूजर की वो भी खत्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर गलत कंटेंट चढ़ाया है व्हाट्सएप में, जिसने भी जैसे फेक मैसेजेस आते हैं ना, तो इन्हीं सबको पकड़ने के लिए भारत सरकार ऐसा रूल्स लेकर आ रही है कि जिसने भी ये पहली बार मैसेज डाला होगा ना, जिसने शुरुआत की है, उसको पकड़ना है। ओके, तो इसी के चलते व्हाट्सएप ने कहा कि इससे प्राइवेसी खत्म हो सकती है अगर हम जो है ना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को खत्म करते हैं। जब भी आप देखना व्हाट्सएप पे कभी कोई भी वीडियो कॉल करते हो ना, ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, तो वो यूजर के सामने व्हाट्सएप लिख देता है कि आपकी प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब क्या है कि आपने जो मैसेज किया, तो जिसको भी मैसेज किया, आप दोनों के बीच में बात रहेगी, तीसरा बीच में बचौलिया कोई नहीं होगा जो आप दोनों की जो बात को समझेगा, सुनेगा और आगे जो है शेयर कर देगा। ओके, मतलब कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा हुआ है, तो वहां पर इसलिए मतलब होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन।
भारत सरकार अभी क्या कह रही है? भारत सरकार अभी कह रही है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर किसी ओरिजिनेटर के द्वारा पाई जाती है, वो उस ओरिजिनेटर को पकड़ना कैसे है, ट्रेस कैसे करना है, तो उसको अल्फा न्यूमेरिक हैश। इसका मतलब क्या है? अभी इसका मतलब है कि जो भी मैसेजेस कोई भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना, अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, दूसरा बंदा किसी और को मैसेज भेज रहा है, तो उसके साथ एक कोड लगा दो। तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ उसमें अल्फाबेट्स हो इंग्लिश के, कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स हो, जिनको यहाँ पर मैच करके कोड बना दो। ओके, तो यहाँ पर हर एक मैसेज के लिए एक नया कोड होगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैसेज कोई किसी जगह ट्रांसफर होगा तो कोड साथ में चलता रहेगा, और आपको पता रहेगा कि कौन सा वाला कोड जो है किसके साथ यहाँ पर जो है मैच करता है, कौन से वाले यूजर के साथ मैच करता है। तो उससे आप जो है आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसने शुरुआत की थी ट्रेसिबिलिटी की। तो ये भारत सरकार ने कहा है व्हाट्सएप को ऐसा कर लो। ओके, भारत सरकार ने ये बोल दिया था कि प्राइवेसी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो ये एक रास्ता बताया है व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप ने अभी यहाँ पर ऑफिशियली कोई रिस्पॉन्स जो है इसके ऊपर नहीं दिया, लेकिन ये आर्गुमेंट निकल कर आया कि बिलियंस ऑफ मैसेजेस जो है वो पास थ्रू होते हैं इनके सिस्टम के थ्रू हर एक मिनट में। तो व्हाट्सएप ये बात जो है ओवरऑल जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप के बारे में, तो हर एक मिनट में बिलियंस ऑफ मैसेजेस पास आउट होते हैं, तो ऐसे कोड्स असाइन करना ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, लेकिन दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो अपने स्टैंड पर खड़ी है, सख्त है, कि मतलब कि अगर ऐसा कहा है कि ट्रेसिबिलिटी करनी है तो वो करनी ही पड़ेगी। तो 25 फरवरी 2021 में ये रूल्स जो थे इनको यहाँ पर लागू किया गया था। और आगे जो न्यूज़, तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है तो उसने अभी एक नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। तो यहाँ पर इसके तहत क्या क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अभी जो है ना, अभी नई शॉप जो है अभी नहीं लगाई जाएगी। कोई भी अगर हम किसी भी अल्कोहल रिलेटेड यहाँ पर चीज़ की बात करें, ओके, शराब की बात करें, तो जैसे बियर की बात कर लें, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कोई ठेका नहीं लेगी अपनी ओर से, पर तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर ठेके दिए जाएंगे सरकार की ओर से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस पॉलिसी में, वो ये है कि जो कंजप्शन ऑफ लिक्वर की जो मिनिमम एज है ना, उसको अभी कम करके 21 साल तक कर दिया गया है। मतलब कि 21 साल का बच्चा भी अगर शराब पीता है ना या बियर पीता है तो वो जो है यहाँ पर इलीगल नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले 25 साल थी दिल्ली में। तो दिल्ली ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है ना, जो दिल्ली का जो पड़ोसी यहाँ पर स्टेट है, तो वहां पर भी ऐसा ही जो है सिमिलर जो है फंडा अपनाया गया है। तो वहां पर भी उम्र जो है कम की गई, ता जो कि 21 साल तक के बच्चे जो है वो शराब पी सकते हैं, शराब को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर काफी लंबा यहाँ पर जो था प्रोसेस रहा था। दिल्ली गवर्नमेंट का जो नई एक्साइज पॉलिसी ये लेकर आए हैं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा से अलग से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पर चेंजेस जहाँ पर सजेस्ट किए गए थे पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.4 मिलियन सजेशन जो थे लोगों से लिए गए, तब जाकर हमने ये ऐसी पॉलिसी बनाई है। और इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यहाँ पर स्टडी किया एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को, उसके बाद पब्लिक सजेशंस को, उसके बाद यहाँ पर कंसल्टेशन करने के बाद जो है ये पॉलिसी का निर्माण किया है। तो ये रिपोर्ट जो है ना बाद में सबमिट की गई थी दिल्ली कैबिनेट को कि अभी जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसका निर्माण कर दिया जाए। अभी 25 साल से उम्र कम करके 21 साल कर दी गई है, तो अभी जो है इतने तक की भी लोग जो है यहाँ पर बच्चे जो है शराब पी सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? तो दिल्ली सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अगर ये एज लिमिट बार इसको कम कर देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा लोग शराब पियेंगे, तो एक्साइज ड्यूटी अपने मन से बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो पैसा है, जो रेवेन्यू जो है ना, वो सरकार के पास काफ़ी बड़े पैमाने पर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर काम करनी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की हो, तो ये सही है? ये क्या ऐसे स्टेप्स लेने सही है? और आगे जी न्यूज़, तो यहाँ पर बात करें मुंबई एयरपोर्ट की, जो कि फिस्कल ईयर 2021 खत्म होते होते तीसरे पायदान पर आ जाएगा। पहले नंबर ये किसके हिसाब से यहाँ पर तीसरे पायदान पाएगा? यहाँ पर जो बिजिएस्ट यहाँ पर एयरपोर्ट का जो टैग होता है ना, उसके मामले में तो किसी जमाने पर ये टॉप पर था, पहले नंबर पर था। तो अभी जो नया डाटा जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो है जो बिगेस्ट एयरपोर्ट रहेगा, ओके, जो अभी 2021 का यहाँ पर जो ये क्वार्टर खत्म होगा तो वो दिल्ली होगा, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु आ जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है मुंबई आ जाएगा। तो अभी ये स्लिप करता जा रहा है। ओके, तो अब कभी ये पहले किसी जमाने पर ये टॉप पर हुआ करता था, पहली पोजीशन थी इसकी। अभी जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट के मामले में अभी ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा बहुत जल्दी। और आगे न्यूज़ है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे इंडिजिनियसली लाइट चॉपर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी इनकी डिलीवरी जो है 2022 तक हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है इनको अभी खरीदना चाह रही है। तो ये खुद के हमारी ही होम ग्राउंड में इसको बनाया गया है, इन चॉपर्स को, इन हेलीकॉप्टर्स को। तो इसकी जो पहली डिलीवरी होगी जो जब हम 75th एनिवर्सरी मनाएंगे आज़ादी की, तब होगी। और यहाँ पर जो इसका जो हम इसको जो नामकरण करते हैं वो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ओके, तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन जो ये कर सकते हैं। और जो यहाँ पर दौलत बेग ओलाइड, ओके, तो ये भी एक तरह की एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है चाइना बॉर्डर के आसपास। तो यहाँ पर जो है इनको तैनात करेंगे। तो इसका नाम याद रखें, इस हवाई पट्टी का चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ती है।
तो ये कौन से राज्य में पड़ती है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। ओके, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने यहाँ अभी जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया है 12 ऐसे चॉपर्स का, जिसको कि यहाँ पर डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये ऐसे देखते हैं हेलीकॉप्टर्स। ओके, तो इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर टोटल 8 बंदे बैठ सकते हैं। ओके, 6 यहाँ पर पैसेंजर बैठ सकते हैं, 2 पायलट बैठ सकते हैं, तो इतनी इनकी यहाँ पर जो है कैपेसिटी है। दूसरी जो इनकी बड़ी बात है वो कि ये हायर एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं, जो खासतौर पे जो हिमालय वाला एरिया है, ओके, तो वहां पर भी ये उड़ सकते हैं अच्छे खासे पैमाने पर। तो ये इनकी यहाँ पर खास बात है। और इसके अलावा जो मैक्सिमम वेट ये कैरी कर सकते हैं वो है 3150 किलोग्राम। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि अभी 40% तक यहाँ पर मेडिकल स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी सेकंड जैब नहीं मिली है। तो यहाँ पर 2 डोजेस लग रही हैं कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी। तो अभी पहली डोजेस तो लग चुकी है, लेकिन अभी 40% तक यहाँ पर मेडिकल स्टाफ ऐसा जिसको दूसरी डोज अभी तक नहीं लगती। तो यहाँ पर जो समय सीमा रखी गई वो यहाँ पर 4 से 6 हफ्ते की रखी गई कि 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है दूसरी डोज लगेगी। तो भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसने ऐसा रिपोर्ट किया होगा उसने दोनों डोजेज जो है अपने हेल्थ वर्कर्स को लगा दी हैं। तो ये पूरा डाटा आप जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि कितने को अभी लग चुकी है और टिल मार्च 15 तक को कितने को अभी बाकी है। और आगे जो न्यूज़ तो यहाँ पर बात करें कि अब बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोकल कंपनीज को आगे आना होगा, जितनी यहाँ पर वैक्सीन की डिमांड बढ़ती जा रही है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए। और यहाँ पर डजन से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी डील जो है साइन कर ली है पूरे वर्ल्ड वाइड में अलग अलग कंपनीज के साथ वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जो जिन्होंने ऑलरेडी जो डेवलप कर ली है, तो अभी ये जो भारतीय जो है पर कंपनीज है ना, तो उनके साथ मिलकर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बड़े पैमाने पर। तो ये भारत बायोटेक जो है अभी बातें कर रही है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, ताकि जो है सप्लाई की वैक्सीन जो है, जो वैक्सीन की सप्लाई उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। और 20 मिलियन डोजेज जो है अभी ये सप्लाई करेगी आने वाले समय में कोवैक्सीन की भारत बायोटेक। और इसके अलावा बायोलॉजिकल ई करके एक कंपनी है जो कि अभी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो यहाँ पर निर्माता कंपनी है उसके साथ मिलकर काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये फंडिंग देंगे, तो उसके तहत यहाँ पर ये प्रोडक्शन बनाकर इनको भेजेंगे J&J वैक्सीन डेवलपर्स को। तो ये एक सिंगल शॉट वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, इसकी यहाँ पर डबल डोजेस नहीं लगती है J&J वैक्सीन की, ये सिंगल शॉट है। और इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड है कि यहाँ पर विरशो बायोटेक नाम करके कंपनी जो कि रशिया के साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्शन बनाएगी। रशिया ने ऑलरेडी जो है एक वैक्सीन डेवलप कर ली जिसका नाम है स्पुतनिक 5। ओके, ध्यान रखें ये कोई मिसाइल नहीं है, ये रशिया वैसे मिसाइलों के मामले में ही उसका नाम जाना जाता है, थेरो के मामले में, लेकिन ये कोई मिसाइल नहीं है, अभी कोरोना की वैक्सीन है स्पुतनिक 5। तो ये वैक्सीन को अभी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगी जो है विक्रो जो बायोटेक कंपनी है, तो यहाँ पर ये साथ देगी रशिया का। और आगे न्यूज़ है इकोनॉमी मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का जो बिल है ना, तो उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसका जो नाम है बिल का वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021। तो अभी इसके तहत यहाँ पर शुरुआत में जो इसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल मिलेगा वो है 1 लाख करोड़ का। तो इसके बारे में हाल ही में हम लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप जो है लगातार अगर लेक्चर को सुनते आ रहे हैं तो अभी इसका जो प्रपोजल यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, प्रपोज स्ट्रक्चर वो क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो भी नेशनल बैंक बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। तो यहाँ पर सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 26% की जो इक्विटी है हर समय यहाँ पर अपनी बनाई रखेगी। जितना भी यहाँ पर फंड इकट्ठा होगा इस फंडिंग इंस्टीट्यूट में, तो इसमें से 26% हिस्सा भारत सरकार का रहेगा ही रहेगा ऑल टाइम। और इसके अलावा इसकी और भी जो है जॉइंट वेंचर जो है इसकी सब्सिडीज कंपनी जो है बनाई जाएंगी, ब्रांचेस बनाई जाएंगी पूरे भारत में आने वाले समय में। चेयरपर्सन भी जो इसका होगा वो जो है भारत सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। सैलरीज अलाउंसेस जो है यहाँ पर गाइड किए जाएंगे मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और यहाँ पर ये ट्रस्ट भी बनाएगा अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड्स। ओके, तो इस तरीके से आने वाले समय में ये वाला जो हमारा डीएफआई ये काम करेगा। और यहाँ पर जरूरत क्यों है डीएफआई की, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसके तहत 7000 प्रोजेक्ट्स जो कि इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं एनआईपी के, तो अभी उनको पैसा चाहिए। तो यहाँ पर टोटल फंडिंग जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 111 लाख करोड़ रुपए की है। तो 2025 तक हमें इतना पैसा चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर जो है डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है भारत सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो इसके तहत बिल जो है पेश कर दिया गया है, ताकि जो कि आने वाले समय में सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करेगी, प्राइवेट कंपनीज को भी बोला जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, और अच्छा खासा जो है इन्वेस्टर्स को भी बोला जाएगा आप इन्वेस्ट करें, तो अच्छा खासा रिटर्न भी जो है उनको मिलेगा। तो इसको बनाया इसलिए गया कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें डिले ना हो। अगर कोई सड़क बन रही है तो अगर उसमें फंडिंग की कमी होगी तो सड़क का काम 2 साल के लिए रुक गया तो उससे इकोनॉमी का ही नुकसान है। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं हो आने वाले समय में, जिसके तहत जो है ये डीएफआई जो है अभी इसका निर्माण किया जाएगा। तो इस डीएफआई का नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो छोटे शहर है ना, तो उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनका अभी एम बनता जा रहा है फॉरेन डिग्रीज का।
कि मतलब बाहर के मुल्कों में जाकर पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अभी बढ़ती जा रही है, खासतौर पे जो नॉन मेट्रो सिटी, मतलब कि जिनकी जो भारत के ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, ओके, तो वहाँ पर से यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो 2 गुना होगी है जो मेट्रो सिटीज़ है उनके मुकाबले में। तो ब्रेन ड्रेन जो है ना, ये बढ़ते पैमाने पर और बढ़ता जा रहा है। ब्रेन ड्रेन इसको कहा जाता है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर जो है आप डिग्रीज करने जा रहे हो। तो ये पहले मुंबई और दिल्ली तक यहाँ पर सीमित था, अभी ये सूरत से लेकर जमशेदपुर तक भी ये जो ना अभी फैलना शुरू हो गया। तो ये सिर्फ एक तरह की एग्जांपल ली गई, कहने का मतलब कि वेस्टर्न इंडिया से लेके तो आप ईस्टर्न इंडिया का पूरा भारत आप देख लो, तो सभी जो है ना अभी ब्रेन ड्रेन की यहाँ पर थ्योरी इनके ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पर 4 लीडिंग फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जिनके द्वारा ये डाटा दिया गया है कि अभी जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं उनका यहाँ पर जो रुझान है बच्चों का वो ज़्यादा हो गया है, जो मेट्रो सिटीज़ है उनके मुकाबले में डबल हो गया, ओके, कहने का मतलब। तो रिचविली, कोलेगिफाई, लीलाबुड्स एंड जॉकेट, तो ये 4 यहाँ पर जो ना कंसल्टेंट ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर ये डाटा दिया है, तो इस बातों को यहाँ पर रखा है। और आगे बात की जा रही जो स्टूडेंट्स हैं जो छोटे छोटे शहर जैसे भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, सूरत, कानपुर, रायपुर, कोयम्बटूर, तो ये अप्लाई कर रहे हैं टॉप टियर स्कूल्स इन यूएस, कनाडा एंड अक्रॉस यूरोप, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है, इस तरीके से बच्चे जो है ना फॉरेन एजुकेशन में ज़रा दिलचस्पी रख रहे हैं। तो आप बच्चे इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको ये चीज़ सही लगती है? और आगे न्यूज़ और डिस्क्रिप्शंस वाले पेज में से तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑरिक्स के द्वारा। तो ऑरिक्स भी यहाँ पर जो है कंपनी है जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर ना फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी मार्केट होगा आने वाले समय में पूरे विश्व भर में। तो हाल ही में जो ऑरिक्स है तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है 980 मिलियन यूएस डॉलर इन द ग्रीनको एनर्जी। तो ये ग्रीनको एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि वो राजस्थान में जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रीनको एनर्जी वाले, ताकि जो कि रीनेबल एनर्जी को यूज़ करके जो है एनर्जी जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए। और आगे न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से तो यहाँ पर जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ओके, कि जो पब्लिशर्स हैं, जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, उनका कंटेंट अगर फेसबुक गूगल के द्वारा यूज़ किया जाता तो उसके बदले में उनको पेमेंट करनी होगी। तो अभी सेम बातें जो है ना यूएस में भी होनी शुरू हो गई हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जिसने सबसे पहले जो है जो उसके पब्लिशर्स हैं जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं तो उनको अभी यहाँ पर इसको पेमेंट दिलाने के लिए अपनी पार्लियामेंट में लॉ पास किया है, ओके। तो भारत में भी ऐसी डिमांड्स उठी हैं, हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई बिल वगैरह पास नहीं हुआ है। तो अमेरिका में भी ऐसी डिमांड्स उठनी शुरू हो गई हैं और यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसी डिमांड्स उठ रही हैं कि जो भी अगर फेसबुक या गूगल के द्वारा हमारा कंटेंट यूज़ किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ पब्लिशर हो, क्योंकि ये खुद से मेहनत करके न्यूज़ पब्लिश करते हैं, तो अगर इनका कंटेंट ऐसे ही यूज़ कर लिया जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो अगर ये पेमेंट ही नहीं करेंगे तो ये जो है ना इसको यहाँ पर गलत बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने लॉ पास किया है। तो अभी डिमांड्स पूरे विश्व भर में उठ रही हैं। और आगे जी न्यूज़ तो यहाँ पर बात करें जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो उसकी 79% इफेक्टिवनेस जो पाई गई है यूएस में। तो यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न के मामले में रीएश्योरेंस यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रदान की जा रही है। एफएचआईसी भी सही है यहाँ पर और सेफ्टी के मामले में भी ये जो वैक्सीन है ये सही है। और आज का जो इकोनॉमी का टॉपिक है तो वो है पेड अप कैपिटल। तो अभी हम कैपिटल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो कल हमने पढ़ा था ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है जो मैंने कल पढ़ाया था, उसका आंसर दोबारा कमेंट बॉक्स में दें कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं पेड अप कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पर ये ऑथराइज्ड कैपिटल का ही हिस्सा होता है किसी भी कंपनी में, जिसके तहत होता क्या है कि ये जो कैपिटल जो पे किया जाता है ये शेयर होल्डर्स के द्वारा यहाँ पर ये पैसा जो है ये पेड किया जाता है, ओके। ये कैपिटल जो है प्रदान किया जाता है। तो बस इतना से यहाँ पर फर्क है। पेड अप कैपिटल जो है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के द्वारा जो दिया जाता है, बस इतना याद रखें। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका क्या मतलब वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कैसा लगा लेक्चर? तो आज 2 पार्ट्स में ये लेक्चर आया है, ओके। तो उसका भी कुछ रीज़न था कि लाइट नहीं आ रही थी, अभी भी जो है लाइट नहीं आई है, ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं मैंने पूरी कोशिश किया कि जो दूसरा पार्ट है उसको जो है टाइमली मैनर में जो है उसको भी कंप्लीट कर दूं। तो कैसा लगा लेक्चर? अपने फीडबैक ज़रूर दें, आंसर करें जो मैंने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।